मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 101। शुरू। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 101। शुरू। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रवेश परीक्षा की सुबह जिले में एक जोरदार आवाज गूंजी। प्रवेश द्वार की ओर एकत्रित हो जाओ और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करो। नूह खेती कर रहा था और उसने आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली। ध्यान साधक के शरीर के लिए ताजगीदायक होता है और यदि इसे पर्याप्त नींद के साथ जोड़ा जाए तो यह व्यक्ति के सर्वोत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। बेशक नूह ने परीक्षा से एक दिन पहले अपनी मानसिक ऊर्जा को प्रशिक्षित नहीं किया था, इसलिए वह आराम महसूस कर रहा था और ऊर्जा से भरा हुआ था। वह कमरे से बाहर निकला और देखा कि अन्य सभी प्रतियोगियों ने भी ऐसा ही किया। वे चुपचाप जागीर के बाहर निकलकर निर्धारित स्थान की ओर बढ़े। युवक युवतियों के चारों ओर तनावपूर्ण वातावरण था और कोई भी एक दूसरे के प्रति मित्रवत नहीं था, जैसा कि नूह के आगमन के दिन था। आखिरकार परीक्षण के आधार पर कुछ ही घंटों में वे सभी दुश्मन बन सकते हैं। केवल लाल बालों वाली लड़की ही कुछ हद तक सहज लग रही थी, मानो उसे आने वाले मुकदमे की कोई परवाह न हो। उसने नोहा की ओर हाथ भी हिलाया, लेकिन उसने उसे अनदेखा करने से पहले केवल सिर हिलाया। जब वे जिले के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उनकी दृष्टि में 6 सुंदर महिलाएं प्रकट हुई। वे बड़ी बड़ी बाल्टियां पकड़े हुए थे और अपनी आंखें बंद करके स्थिर खड़े थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। तभी वह आवाज पुनः सुनाई दी। अपनी चाबियां बाल्टियों में छोड़ दो, जब सब लोग ये काम कर लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में 10 मिनट का समय लगा क्योंकि 100 से अधिक युवाओं को अपने लकड़ी के कार्ड गिराने पड़े। जब आखिरी कार्ड गिराया गया तो उनके ऊपर हवा में एक आकृति प्रकट हुई। उसने पूरे शरीर को ढकने वाला हरा कवच पहन रखा था और वह अपने नीचे के समूह को घूरता हुआ तैर रहा था। मेरे पीछे आओ और याद रखो कि एल्बास राजवंश का एक दूत तुम्हारे व्यवहार की निगरानी करेगा। समूह एबोनरेस्ट शहर की सड़कों पर चुपचाप आगे बढ़ रहा था, जबकि वह व्यक्ति हवा में चलते हुए उनका नेतृत्व कर रहा था। नूह ने अपने पीछे से आती घृणा भरी नजरों को महसूस किया, जो उस कुलीन व्यक्ति की थी जिसने उस समय उसे जागीर में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की थी जब वह जिले में पहुंचा था। कृपया शक्तिशाली रॉयल्स इस परीक्षण को मृत्यु तक की लड़ाई बना दें। वह उस असंभावित अवसर का सपना देखता रहा। राजपरिवार इतने लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता था, क्योंकि वहां उपस्थित किसान नई पीढ़ी के श्रेष्ठतम किसान थे। 10 मिनट और चलने के बाद वे एक बड़े चौक पर पहुंचे जिसके बीच में एक बड़ा चित्र बना हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। चित्र के दोनों ओर प्रतिभागियों के परिवार के सदस्यों से भरे स्टैंड थे। किसी भी प्रकार का भोजन और पेय पदार्थ उनके सामने रख दिया गया और वे नीचे बैठे अपने वंशजों को देखते रहे। इतने सारे दर्शकों के सामने शांत बैठने की कोई संभावना नहीं है, नूह ने सोचा। हवा में खड़े गार्ड ने युवकों को चित्र के सामने इकट्ठा होने का संकेत दिया और फिर दर्शकों के लिए बने स्थान में सबसे ऊंचे स्थान से एक तेज रोशनी चमक उठी। प्रतिभागियों के विपरीत दिशा में रखे सिंहासन पर एक सुनहरा वस्त्र पहने व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने चौक में मौजूद भीड़ को चुप कराने के लिए अपना हाथ उठाया। मैं थेडियस एल्बास हूं, इस परीक्षण के लिए रॉयल अकादमी से भेजा गया प्रशासक। अब मैं परीक्षण के नियम और विषय वस्तु समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। उसने अपने सुनहरे बालों में से एक को माथे से हटाया और अपना स्पष्टीकरण पुनः शुरू किया। आपके सामने जो संरचना दिखाई दे रही है, वह एक टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स है। यह आपको शिल्फेन माउंटेन की चोटी के पास भेजेगा। जैसा कि आप जानते हैं, वो क्षेत्र खतरनाक जादुई जानवरों से भरा हुआ है, मुख्य रूप से बर्फ में जन्मे यति, उनमें से अधिकांश अपने रैंक 3 संस्करण में हैं। एक बार जब आप वहां टेलीपोर्ट हो जाते हैं, तो आपकी चेतना के समुद्र में एक रून दिखाई देगा जो आपके द्वारा मारे गए जादुई जानवरों की संख्या और उनके रैंक की गिनती रखेगा। वह संख्या भी यहां दिखाई जाएगी। आप में से जो 5 अधिक जानवरों को मारेंगे, वे परीक्षण पास कर लेंगे। उन्होंने कुछ क्षण रुककर यह सुनिश्चित किया कि सभी को पहला भाग समझ में आ गया है। थडेस की बातें सुनकर नूह पहले से ही अंदर से खुश हो रहा था। अब नियम। उस नंबर को वैध बनाने के लिए आपको टेलीपोर्टेशन क्षेत्र के किनारों पर वापस जाना होगा। इसकी सीमाएं पूरे पर्वतीय क्षेत्र को कवर करती हैं, इसलिए आपको बस नीचे उतरने की जरूरत है और किसी बिंदु पर आप वहां पहुंच जाएंगे। यदि आप रून को तोड़ते हैं, तो आपको तुरंत यहां वापस टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी सभी हत्याएं अमान्य होंगी। यदि आप किसी अन्य प्रतिभागी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा और हम आपको अयोग्य घोषित कर देंगे।
हालांकि किसी और की हत्या को चुराने की अनुमति है, इसलिए सावधान रहें। रून आपके अन्य गुणों के बारे में भी जानकारी एकत्र करेगा, क्योंकि हमने उन लोगों के लिए 10 स्थान आरक्षित किए हैं जो युद्ध कौशल में उत्कृष्ट नहीं है। परीक्षण की समय सीमा 3 दिन है और आपको उस समय से पहले टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में वापस लौटना होगा, अन्यथा आपकी हत्याएं अमान्य होंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। थेडियस खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैला दी। ये सब स्पष्टीकरण के लिए है। याद रखें कि लापरवाह न बने और अपने जीवन को बचाएं। शुभकामनाएं और परीक्षण शुरू हो। चौक के मध्य में स्थित संरचना चमकने लगी और हवा में वॉइडोल परिवार का रक्षक जोर से चिल्लाया, सभी लोग संरचना के अंदर आ जाएं। युवाओं का समूह तुरंत ही आरेख की सीमाओं में चला गया, जो कि अंतिम प्रतिभागियों के इसकी सीमा में प्रवेश करते ही और अधिक चमकने लगा। कुछ ही सेकंड में चौक के मध्य में खड़े सभी पुरुष और महिलाएं गायब हो गए और उनकी जगह हवा में 4 बड़ी नीली स्क्रीन दिखाई देने लगी। स्क्रीन पर प्रतिभागियों के नाम लिखे थे और प्रत्येक नाम के आगे 0 अंकित था। एक ही समय पर नूह ने टेलीपोर्टेशन के दबाव का आसानी से विरोध किया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को बर्फीले वातावरण में पाया। यह क्षेत्र इतना ठंडा था कि उसे अपनी त्वचा पर पड़ने वाले ठंडे तापमान के हमले से लड़ने के लिए अपने शरीर में श्वास का संचार करना पड़ा। यह ठंड अप्राकृतिक है, ये रैंक 3 के शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसके आसपास कुछ अन्य लोग भी थे जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे। ऐसा लगता है कि हम सभी को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उसकी पीठ के पीछे भूभाग पर एक स्पष्ट लाल रेखा खींची गई थी। ये टेलीपोर्टेशन क्षेत्र की सीमा होनी चाहिए ताकि परीक्षण इसके विपरीत दिशा में हो। वह थोड़ा मुस्कुराए, उनकी ठंडी आभा आसपास के वातावरण के साथ मिल गई, जिससे उनके पास बैठे प्रतिभागी डर गए। चलो देखते हैं कि क्या सचमुच कोई ऐसा है जो मुझसे आगे निकल सकता है। जैसे ही नूह सीधे शिखर की ओर बढ़ा, इकोने क्षेत्र को स्कैन करना शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 102 102। ठंड। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म 102। ठंडा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक बड़ी आकृति ने अपनी मोटी भुजा को एक काले रंग के छायाचित्र की ओर घुमाया। यह देखने में भालू जैसा था, लेकिन इसमें मानव जैसी विशेषताएं थीं। इसका फर शुद्ध सफेद था और इसकी ऊंचाई 5 मीटर थी। हालांकि इसकी चाल और आक्रमण दोनों ही धीमे थे, जिससे काली आकृति ने इसके एक कंधे पर वार कर दिया। ग्रर। लंबे जानवर के शरीर पर घाव बनते ही उसके मुंह से एक धीमी दहाड़ निकली, लेकिन आसपास की ठंडी हवाएं उस स्थान पर आकर घाव को ठीक कर रही थी। उनसे लड़ना आसान है लेकिन मारना कठिन है। वह काली आकृति निस्संदेह नूह थी, जो अपने सामने उपस्थित तीसरी श्रेणी के बर्फ में जन्मे यति की सीमाओं का परीक्षण कर रही थी। वह पर्वत श्रृंखला में बहुत अंदर तक चला गया था और उसके शिखर की ओर बढ़ गया था, तथा स्वयं को बाकी प्रतिभागियों से अलग कर लिया था। 500 मीटर में यह पहला रैंक 3 है जिससे मैं मिला हूं। मुझे थोड़ा और चढ़ना चाहिए। उन्हें पहाड़ के शिखर क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन वे अभी भी उसके शिखर से कई किलोमीटर दूर थे। यति दहाड़ता हुआ नूह की ओर बढ़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह नूह को लगी चोट के कारण क्रोधित था। इसका ढांचा तो प्रभावशाली था, लेकिन इसकी गति ध्यान देने लायक भी नहीं थी। नूह ने आसानी से उसके हमले को चकमा दिया और जैसे ही उसने अपना हाथ जानवर पर रखा, वह उसकी पीठ पर आ गया। काला धुआं निकला जिसने कुछ ही सेकंड में जीव के पूरे पिछले हिस्से को निगल लिया। यति बर्फीली जमीन पर मृत होकर गिर पड़ा और नूह की चेतना के सागर के अंदर सुनहरे रन पर एक प्रकट हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिरकार कुछ प्रतिक्रियाएं। मेरा मानना है कि रैंक 2 संस्करण की गिनती नहीं होती, या वे केवल बड़ी संख्या में ही कुछ मायने रखते हैं। अपने मार्च में उनकी मुलाकात कुछ रैंक 2 बर्फ में जन्मे यति से हुई थी, लेकिन उन्हें मारने के बाद भी रून में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। ये वातावरण साधक को अपने शरीर की रक्षा के लिए बहुत अधिक सांस खर्च करने के लिए मजबूर करता है। ठंडी हवाओं के कारण इस क्षेत्र में यति की जीवन शक्ति बढ़ जाती है। इस परीक्षण में केवल क्रूर बल से अधिक कुछ पास करना होता है। प्रतिभागियों के पास 3 दिन का समय था जिसमें वे अधिक से अधिक जादुई जानवरों का शिकार कर सकते थे, इसलिए उन्हें अपनी ऊर्जा के भंडार के प्रति सतर्क रहना था। फिर भी यहाँ बहुत से रईस लोग हैं जो बड़े बड़े परिवारों से आते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके पास खुद को बेहतर स्थिति में रखने के लिए कोई दवा नहीं है। मेरे पास भी कुछ दवाएं हैं।
जब पहाड़ी हवाएं उस पर हमला कर रही थीं, तो उसने कुछ देर तक सोचा और जब उसने अपना मन बना लिया तो उसने शिखर की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। मुझे और ऊपर जाना है। इस बीच शेल्फन पर्वत के दूसरी ओर युवाओं का एक और समूह पहाड़ पर चढ़ रहा था। वहां दो लाल बालों वाले भाई बहन थे, मुवलोस परिवार के कुलीन लोग और कुछ अन्य किसान। वह कुलीन व्यक्ति द्वितीय श्रेणी के यति के शरीर से एक लंबा भाला निकालते हुए बोल रहा था। ये काम नहीं करेगा, हमें और ऊपर जाना होगा, अन्यथा हमें कोई अंक नहीं मिलेगा। उन्होंने समूह बनाकर शिकार को बराबर बराबर बांटने का निर्णय लिया था, लेकिन ये स्पष्ट था कि मुवलोस के वंशज बड़ा हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे थे। सैमुअल, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमें कम ऊंचाई पर रहना चाहिए। मेरी बहन इन चीजों में कभी गलत नहीं होती। सैमुएल मुवलोस ने नाक सिकोड़ते हुए लंबे लाल बालों वाले आदमी को जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। और तुम्हारा छोटा ईगी परिवार क्या जान सकता है? इस क्षेत्र में केवल रैंक 2 जादुई जानवर हैं। अगर हमें अंक इकट्ठा करना है तो हमें चढ़ाई करनी होगी। समूह के अन्य लोगों ने सिर हिलाया और सैमुअल का अनुसरण किया। ईगी परिवार के व्यक्ति ने आह भरी और अपनी बहन की ओर मुड़ा। अभी भी खतरा है। लड़की ने सिर हिलाया और पहाड़ की चोटी को देखते हुए कांपने लगी। मुझे लगता है कि हम जितना ऊपर चढ़ेंगे, परीक्षा में असफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। भाई ने भी शिखर की ओर देखा। क्या यह संभव नहीं है कि आप ऊपर मौजूद शक्तिशाली जानवरों को महसूस कर रहे हैं? लड़की ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि खतरा हमारी ओर आएगा। डॉट डॉट डॉट। परीक्षण के पहले दिन कई छोटे छोटे समूह बनाए गए थे। छोटे और मध्यम आकार के परिवारों से संबंधित लोगों और यहां तक कि कुछ अकेले किसानों ने भी बड़े आकार के कुलीन परिवारों के वंशजों का अनुसरण करना चुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार वातावरण कठोर था और यति लचीले थे, इसलिए समूह में एकत्र होना पूरी तरह से अकादमी के पूर्वानुमानों में शामिल था। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अकेले ही पहाड़ पर चढ़ने की चुनौती चुनी। नूह उनमें से एक था और वह इस समय एक बड़े पेड़ में छिपा हुआ था जिसमें उसने एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा था। रात हो चुकी थी और यद्यपि वह अंधेरे में स्पष्ट रूप से देख सकता था, फिर भी पहाड़ पर तापमान इतना गिर गया था कि उसे आगे बढ़ने के दौरान कई बार विराम लेना पड़ा। रात में घूमने से मैं बेकार में ही थक जाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं कल सुबह ही निकल जाऊं। ऐसा लगता है कि मैं आखिरकार ज्यादा आबादी वाले इलाके में पहुंच गया हूं। उन्होंने अपनी चेतना के सागर में रून पर ध्यान केंद्रित किया, जिसकी सतह पर स्पष्ट रूप से 22 अंकित था। बात यह है कि मैं अन्य प्रतिभागियों की हत्याओं की संख्या नहीं देख सकता, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे पीछे हटना चाहिए या और जोर लगाना चाहिए। सुरक्षित रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बेहतर है और सब कुछ ठीक होना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरे से ज्यादा विनाशकारी मंत्र वाला कोई और है। वह यति को मारने के लिए मुख्य रूप से आंशिक राक्षसी रूप पर निर्भर था, क्योंकि उसकी अन्य क्षमताएं केवल चोटें ही पहुंचा सकती थीं, जिन्हें हवाएं आसानी से ठीक कर देती थीं। जैसे ही तापमान बढ़ेगा मैं वहां से चला जाऊंगा। नूह ने अपने कपड़े निकाले और इको को अपने शरीर से बाहर आने दिया तथा उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। रक्त साथी का शरीर सांस से बना था जो स्वाभाविक रूप से ठंड के हमले का विरोध करता था। नूह ने अपनी आंखें बंद कर ली और चमगादड़ के शरीर की गर्मी में सो गया। अगली सुबह उसने इको को वापस ले लिया और अपने कपड़े वापस पहन लिए। उन्होंने अपनी चढ़ाई पुनः शुरू की और देखा कि जैसे जैसे वे अधिक ऊंचाई पर पहुंचे, तापमान कम होता गया। किसी समय इको ने उसके दिमाग में एक अजीब छवि भेजी, जिससे उसे दिशा बदलकर दूसरे उच्च क्षेत्र की ओर जाना पड़ा। उसने अपना एक घुटना सफेद जमीन पर रखा और नीचे के दृश्य को देखने लगा। वहां एक ढलान थी जिससे पहाड़ के किनारे एक छोटी चट्टान बन गई थी। ये कुछ 100 मीटर बड़ा था और स्थल से केवल 20 मीटर की दूरी पर ये पहाड़ के अंदर एक छोटी सी घाटी जैसा था। छोटी सी घाटी के अंदर तीसरी श्रेणी के दर्जनों बर्फ में जन्मे यति या तो आराम कर रहे थे या फिर सुस्ती से टहल रहे थे। नूह ने जब उनकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 103। गंदा झगड़ा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 103। गंदा झगड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। घाटी में अधिकांश यति जमीन पर लेटे हुए थे, जिससे पहाड़ की ठंडी हवाएं उन्हें पोषण दे रही थी।
नूह को जादुई जानवरों के समूह के संबंध में अच्छा अनुभव था और वह थोड़ा भ्रमित हुए बिना नहीं रह सका। वे आपस में काफी शांतिपूर्ण है। सांपों में न तो उतनी आक्रामकता है और न ही उतनी क्रूरता। नूह सतह के किनारे से झांकते हुए उनके व्यवहार का मूल्यांकन कर रहा था। खैर, मैं जल्द ही उनकी आक्रामकता देखूंगा। जैसे ही वह जानवरों के झुंड के बीच में कूदा, उसके हाथों में 2 चांदी की कृपानें दिखाई दी। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके शरीर से दर्जनों क्षैतिज धुआंधार वार निकल पड़े। रोआर! यति ने तुरंत अलार्म बजाया और उस छोटी आकृति की ओर कूद पड़े। हालांकि वे धीमी गति से आगे बढ़े और क्षेत्र में संक्षारक काला धुआं फैलने लगा, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा और उनकी प्रगति और धीमी हो गई। नूह ने पहले ही अपने आसपास के जीवों को परास्त कर दिया था और सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ गया था। काले धुएं ने उसे घेर लिया, जिससे उसका सामान्य रूप एक शैतानी रूप में बदल गया। यति ने उसे घेर लिया, लेकिन नूह को घेरे हुए काले बादल के कारण वे वहां नहीं पहुंच सके, इसलिए वे सुरक्षित रूप से उसके पास नहीं पहुंच सके। नूह ने उन निर्बाध क्षणों का उपयोग अधिक से अधिक जानवरों को मारने में किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वह 5 मीटर ऊंचे विशालकाय घोड़ों के बीच से बिना किसी विवाद के आगे बढ़ रहा था तो जमीन पर लाशें जमा हो रही थी। रोआर! घाटी में एक और दहाड़ गूंजी और यतियों का हमला और भी निस्वार्थ हो गया। वे खतरे को रोकने के लिए अपनी त्वचा के जलने की परवाह किए बिना काले बादल की ओर बढ़े। जब एक यति उसे छूने के लिए उसके काफी निकट पहुंचा, तो बादल से एक 3 मीटर लंबा चमगादड़ निकला और उसने अपने विषदंत उस यति पर गड़ा दिए। चमगादड़ ने आश्चर्यजनक प्रभाव का प्रयोग करते हुए यति को जमीन पर दबा दिया तथा उसके सिर पर जोर से काट लिया। उसके आकाशीय गले से एक शक्तिशाली तरंग निकली जिसने यति के सिर को वहीं कुचल दिया। नूह अपने नए रक्त साथी की ताकत से आंतरिक रूप से संतुष्ट था, क्योंकि वह काले धुएं से घिरा हुआ अपनी तलवारों को लगातार घुमा रहा था। अस्या केवल मेरे स्थान पर ही वार झेल सकता था, जबकि इको सक्रिय रूप से मेरी तरफ से लड़ सकता था। ठीक यही बात लगातार घटित होती रही। नोआ ने अपने सामने की हर चीज को मार डाला, जबकि इको ने उसके पीछे के हिस्से को संभाला। धीरे धीरे पूरी घाटी जहरीले धुएं से ढकने लगी। लगभग आधे घंटे बाद बादल छंट गया और खाली चट्टान के बीच में नूह की आकृति दिखाई दी। पहले बसे लोगों के केवल कुछ अवशेष ही भूभाग पर बचे हैं। उसका रंग हल्का पीला पड़ गया था और वह पसीने से तर था। उसकी आधी से अधिक मानसिक ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन चेतना के सागर में रून पर परिणाम देखकर वह मुस्कुरा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसकी सतह पर संख्या 58 स्पष्ट रूप से दर्शाई गई थी। ये सबसे अच्छी ऊंचाई है, मुझे आराम करना चाहिए और अधिक अन्वेषण करना चाहिए। वह सतह पर पहुंचा और पेड़ के तने में एक और गड्ढा खोदा। उसने एक बोतल निकाली और उसका सारा पानी पी गया। जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी मानसिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है, तो उन्होंने लुप्त तरल श्वास को पुनः भरने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। 2 घंटे में वह फिर से चलने के लिए तैयार हो गया। वह आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जिस लड़ाई से वह अभी गुजरा था, उसमें वह लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उस क्षेत्र की कठिनाई उसके स्तर के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। इको को रैंक 3 यति से भरा एक और समान स्थान खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि ये समूह घाटी के बजाय एक बड़ी गुफा के अंदर था। नूह ने जानवरों को देखकर फिर से मुस्कुराया और अपनी तलवारें चलाने में संकोच नहीं किया और एक और भयानक युद्ध में कूद पड़ा। परीक्षण के अन्य क्षेत्रों पर सभी प्रतिभागियों ने अधिक रैंक 3 जानवरों की तलाश में पहाड़ पर चढ़ने का विकल्प चुना था, लेकिन वे केवल कुछ अकेले जानवरों को ही खोजने में कामयाब रहे जो उस क्षेत्र की खोज कर रहे थे। सैमुअल को यति लोगों की कुछ संख्या देखकर बहुत चिढ़ हुई, जिनसे वे टकरा गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका ऋण अभी भी संख्या 7 दर्शा रहा था तथा इसमें परिवर्तन हुए कुछ समय हो गया था। आखिरकार उसे अपने समूह के अन्य सदस्यों के बीच हत्याओं को बांटना ही था, और भले ही उसने सबसे बड़ा हिस्सा लिया हो, फिर भी उनकी मात्रा न्यूनतम थी। हमें और भी ऊपर जाना होगा। उसने अपने पीछे आने वालों को आदेश दिया। तुम अकेले क्यों नहीं जाते? खुद को खतरे में डालने से हमें कोई खास फायदा नहीं होगा, जबकि तुम हमेशा ये सुनिश्चित करोगे कि तुम हमसे ज्यादा लोगों को मार डालो। इसके अलावा, मुझे लगता है कि हम दूसरे दिन भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ईगी परिवार के व्यक्ति ने उसे उत्तर दिया। जैसे जैसे उनकी ऊंचाई बढ़ती गई, उनकी बहन की कपकपी लगभग असहनीय हो गई और वह उसकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित हो गए। तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? ये स्पष्ट है कि तुम्हारी बहन बकवास कर रही है।
देखो, हमने इतनी चढ़ाई की, लेकिन हमें जो सबसे अच्छा मिला वह एक ही समय में 2 रैंक 3 वाले थे। मुझे ऐसे बेकार परिवार के लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए था। इस अपमान से लाल बालों वाले भाई को उतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसकी सामाजिक स्थिति बहुत हीन थी। और अगर हमें 10 यति का एक झुंड मिल जाए तो हम क्या करेंगे? क्या तुम पिछली बार की तरह मुझे मांस ढाल के रूप में इस्तेमाल करोगे? इन कुलीनों ने कभी भी खतरनाक परिस्थितियों का सामना नहीं किया था, और यदि किया भी था तो वे नियंत्रित खतरे थे। युद्ध में उनका अनुभव उनके परिवार के साथ किए गए शिकार और उनके महलों में किए गए प्रशिक्षण तक ही सीमित था। नोआ ने मौत तक की वास्तविक लड़ाई में उन्हें पूरी तरह से परास्त कर दिया। उसके शक्तिशाली मंत्र के साथ, जो यति की पुनर्योजी क्षमता का पूरी तरह से प्रतिकार करता था, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उन रैंक 3 जानवरों को इतनी आसानी से मार सकता था। इसलिए अन्य लोगों ने यति से क्रूर तरीकों से लड़ाई की, अपने समूह में 1 या 2 लोगों का उपयोग करके प्राणियों का ध्यान भटकाने की कोशिश की, जबकि अन्य लोगों ने तब तक हमला जारी रखा जब तक कि उन्होंने उसे मार नहीं दिया। बेशक जिन समूहों के पास अग्नि जादूगर थे, उन्हें थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन इसके बावजूद और नूह को ध्यान में न रखते हुए, उच्चतम हत्या संख्या 30 इकाइयों से अधिक नहीं थी। अंततः परीक्षण के दूसरे दिन भी रात ही हुई। लगभग सभी ने और अधिक ऊंचाई पर चढ़ने का निर्णय लिया था, लेकिन वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उस ऊंचाई पर लगभग कोई भी जानवर मौजूद नहीं था। इस बीच नूह एको के शरीर के अंदर आराम करते हुए अपने रूम पर लगे निशान को देख रहा था। 126। ये तो बहुत ज्यादा होगा, है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 104। खतरा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 104। खतरा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अकादमी परीक्षण के तीसरे दिन की शुरुआत का संकेत देने वाली रोशनी शेल्फिन पर्वत पर चमक उठी। प्रतिभागियों ने अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकलकर पुनः शिखर की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रैंक 3 यति की संख्या बढ़ती गई, उनकी संख्या कम होती गई और उस असामान्य स्थिति का कारण काले सूट पहने एक व्यक्ति को माना गया, जो उनमें सबसे ऊंचे स्थान पर था। वह व्यक्ति स्पष्टतः नूह था, जिसने पहले दिन कोई समय बर्बाद नहीं किया और तब तक लगातार चढ़ता रहा जब तक कि उसे पर्याप्त संख्या में जादुई जानवर नहीं मिल गए। उनका दूसरा दिन किसी भी बड़े समूह को हटाने में व्यतीत हुआ, जिससे उनके नीचे के प्रतिभागियों के पास लगभग कोई लक्ष्य नहीं रह गया। जैसे ही वह जागा, उसने इको के शरीर को बाहर निकाला और एक बार फिर उस क्षेत्र की खोज की, लेकिन कुछ घंटों और एक लड़ाई के बाद उसे कोई और बर्फ में जन्मे यति नहीं मिले। मैं अभी केवल 135 पर हूं। टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में वापस जाने से पहले मुझे कुछ और शिकार सुनिश्चित कर लेने चाहिए। उसे बस पहाड़ के नीचे की ओर दौड़ना था और निकास क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सीधी रेखा में भी उसकी वर्तमान स्थिति से यात्रा में अधिकतम 10 घंटे लगेंगे। मैं थोड़ा और चढ़ूंगा, जैसे ही रन 150 पर पहुंचेगा, मैं वापस चला जाऊंगा। वह शिखर की ओर बढ़ रहे थे और वातावरण में ठंडक बढ़ती जा रही थी। तापमान रात के तापमान के करीब पहुंच रहा था। हालांकि कोई भी जादुई जानवर उसकी नजर में नहीं आया और न ही इको को उनका आभास हुआ। मेरा अनुमान थोड़ा अहंकारी था, इस गति से तो मैं इस ठंड के कारण ज्यादा आगे नहीं जा पाऊंगा। वह कुछ और मिनट तक आगे बढ़ता रहा और वापस लौटने ही वाला था कि उसे दूर पर एक लंबा यति दिखाई दिया। यह एक शीर्ष रैंक 3 नमूना था, पहाड़ पर मिले कुछ में से एक, लेकिन निश्चित रूप से उनमें से सबसे लंबा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर थी। मुझे लगता है मुझे आखिरी शिकार भी कर लेना चाहिए। आखिर क्या हो सकता है? इको को अपनी ओर से कुछ भी अलग आता हुआ महसूस नहीं हो रहा था और नोआ ने अपने राक्षसी रूप पर निर्भर हुए बिना उससे लड़ने का मौका लिया। उन्होंने पिछले दौर में बहुत अधिक मंत्र का प्रयोग करके लड़ाई लड़ी थी और वह केवल एक कौशल पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते थे। वह सीधे यति पर कूद पड़ा और हमले के दौरान उसके हाथों में 2 कृपानें आ गईं। यति ने उसे देखा, लेकिन मानव पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उसे अपनी ओर आ रही 20 से अधिक हवाओं का सामना करना पड़ा। इसकी विशाल भुजाएं कई स्थानों पर कटी हुई थीं, लेकिन पर्वतीय हवाएं तुरंत वहां एकत्रित होकर घावों को ठीक कर देती थीं। हालांकि नूह ने इसे संभलने का कोई समय नहीं दिया। वह पहले से ही जानवर के पीछे था और उसने अपने दोनों ब्लेडों से उस पर सीधा वार किया। उसकी पीठ पर 2 गहरे घाव हो गए तथा उसके शरीर पर और अधिक हवाएं जम गईं।
नूह ने फिर से हमला किया। वह प्राणी की किसी भी प्रतिक्रिया से बचने के लिए अपनी गति का उपयोग कर रहा था और अपने सटीक प्रहारों से अधिक चोटें पहुंचा रहा था जिन्हें हवाएं ठीक नहीं कर सकती थी। 15 मिनट में यति शक्तिहीन होकर घुटनों के बल बैठ गया और अपना असहाय सिर नूह को दिखाने लगा। उसने बिना समय बर्बाद किए, गहरी सोच में डूबे हुए, अपनी दोनों तलवारें उसके मस्तिष्क में घोंप दी। राक्षसी रूप के बिना मेरी युद्ध क्षमता मेरी पूरी ताकत का 1/4 भी नहीं है। मेरी मार्शल आर्ट मेरे अन्य कौशलों से पीछे रह गई है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी चेतना के सागर के अंदर रून ने 136 दिखाया और नूह ने मन ही मन सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही यति के शरीर ने जमीन को छुआ, उसकी इंद्रियों और इको ने एक बड़े खतरे को भांपते हुए चीख मारी। उसके ठीक सामने एक छोटी बर्फीली पहाड़ी हिलने लगी और एक गगनभेदी गर्जना ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। चलती हुई पिंड से बर्फ गिरने लगी, जिससे धीरे धीरे बर्फ में जन्मे 10 मीटर ऊंचे यति की विशालकाय आकृति प्रकट हुई। उसके तीखे दांतों से भरे मुंह से पहाड़ में भरी ठंडी हवाएं निकलकर वातावरण में फैल जाती थीं। उसने जमीन पर शीर्ष रैंक 3 यति की लाश को देखा और उसकी आंखों में क्रोध भर गया तथा वह उसके हत्यारे की तलाश में अपनी निगाहें घुमाने लगा। दूरी पर उसे एक छोटी सी काली आकृति दिखाई दी जो तेज गति से पहाड़ के नीचे की ओर भाग रही थी। नूह ने खतरे का आभास होते ही भागना शुरू कर दिया था। अपने समृद्ध युद्ध अनुभव के कारण वह जानता था कि केवल एक ही चीज है जो उसके शरीर में उन संवेदनाओं का कारण बन सकती है। रैंक 4 जादुई जानवर। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। मैं कभी भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करूंगा। इको अपने कपड़ों से झांकते हुए अपने पीछे के दृश्य को घूर रहा था। नोआ केवल उसकी स्कैनिंग क्षमता की रंगीन छवियों से संतुष्ट नहीं था। तो पहाड़ी हवाएं रैंक 4 के नमूनों से आती हैं। मुझे आश्चर्य है कि पूरे पहाड़ को भरने के लिए उनमें से कितने हैं, या शायद। इको की नजर शिखर की ओर चली गई। मुझे यकीन है कि वहां ऊपर कुछ अधिक शक्तिशाली चीज होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। रैंक 4 यति ने एक और शक्तिशाली दहाड़ लगाए और नूह का पीछा करने के लिए पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। नूह ने इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा और अपने पैरों पर आंशिक राक्षसी रूप को सक्रिय कर लिया। उसकी गति काफी बढ़ गई। हालांकि रैंक 4 प्राणी के पीछे से रैंक 3 के दर्जनों बर्फ में जन्मे यति प्रकट हुए। वे मानव दुनिया की ओर मार्च करती एक छोटी सेना की तरह लग रहे थे। नूह ने ये दृश्य देखा और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वहां सैकड़ों रैंक 3 के नमूने थे जो नीचे उतरते समय गति प्राप्त कर रहे थे और रैंक 4 अग्रणी स्थान पर था। खैर, मुझे लगता है कि परीक्षा खत्म हो गई है। कम ऊंचाई पर सैमुअल के नेतृत्व में समूह अभी भी अधिक जादुई जानवरों की तलाश में चढ़ाई कर रहा था। सैमुअल चिंतित लग रहा था क्योंकि उसके रून में संख्या 25 दिखाई दे रही थी। यति की कमी के कारण उसने अपेक्षा से अधिक लोगों को मार डाला था और उसके अनुयायियों के बीच मतभेद बढ़ गया था। लॉर्ड सैमुअल, मैं 10 यूनिट तक भी नहीं पहुंच पाया। क्या आप मुझे अगली यूनिट लेने देंगे? अन्यथा मेरे परिवार का बहुत अपमान होगा। एक मध्यम आकार के कुलीन परिवार के युवक ने उससे विनती की, लेकिन सैमुअल ने जवाब में केवल नाक भान सिकोड़ी। वह जानते थे कि इस प्रकार के परीक्षणों का औसत शीर्ष पदों पर लगभग 50 इकाइयों का था। आखिरकार वह एक बड़े परिवार से थे। उन्होंने वर्षों के दौरान अविश्वसनीय मात्रा में ज्ञान अर्जित किया था और शिकार परीक्षण अक्सर होते रहते थे। आखिर ये सारे जादुई जानवर कहाँ हैं? जमीन कांपने लगी, जिससे ईग्गी परिवार की लड़की फिर से कांप उठी। उसने अपने भाई की आस्तीन पकड़ ली और उसकी हरकतें रोक दी। बड़े भाई, अब समय हो गया है, हमें भागना होगा। हालांकि इससे पहले कि उसका भाई सिर हिला पाता, सैमुएल उसकी ओर मुड़ा और उसे कठोर शब्दों में डांटा। क्या भागो? मुझे मत बताओ कि तुम भूकंप से डरते हो। कमबख्त छोटे परिवार, उन्हें चाहिए। उसकी बातें उस लड़की ने रोक दी जिसने उसके पीछे एक स्थान की ओर इशारा किया। सैमुएल ने मुड़कर देखा तो एक काले रंग का धुआं उगलता हुआ व्यक्ति तेज गति से उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 105। पहला गुणा। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म C 105। प्रथम एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह को देखकर शमूएल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि कोई उसके आदमियों से बचकर भाग गया है और उसके पास काला धुआं छोड़ने का हुनर है। अंततः उसे यकीन हो गया कि नूह ही वह व्यक्ति था। उसके मन में क्रोध भर गया। उसे अंततः समझ आ गया था कि उसके समूह को इतने कम जादुई जानवर क्यों मिले थे।
वह पहले यहाँ आया था और उन्हें मार डाला था। वह एक कुलीन परिवार का गौरवशाली उत्तराधिकारी था। वह किसी भी पृष्ठभूमि से रहित व्यक्ति को अपने से आगे नहीं बढ़ने दे सकता था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ योजना बना पाता, बर्फ में जन्मे यति की सेना दिखाई देने लगी। सैकड़ों रैंक 3 जादुई जानवर नूह का कसकर पीछा कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में रैंक 4 का शक्तिशाली यति था। सैमुएल का सारा गुस्सा उसी समय गायब हो गया जब वह अनजाने में चिल्लाया। रैंक 4। उस समय से वहां अराजकता फैल गई। उनके समूह में से किसी ने भय से प्रेरित होकर चेतना के सागर में रून को तोड़ दिया और एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने उन्हें घेर लिया, जिससे वे गायब हो गए। सैमुएल मुड़ा और सामने पड़ी किसी भी चीज की परवाह किए बिना भाग गया। उसने अपने तीसरे दर्जे के शरीर की ताकत से अपनी भुजाओं को घुमाया और अपने समूह के अन्य सदस्यों को दूर फेंक दिया, ताकि वह पहाड़ के नीचे की ओर जा सके। दोनों ईगगी भाई बहन अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। भाई के लिए यह आसान था क्योंकि उसका शरीर भी रैंक 3 का था और वह सैमुअल के वार को झेल सकता था, लेकिन फिर भी वह कुछ मीटर दूर गिर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उसकी बहन का शरीर केवल रैंक 2 था और वह शक्तिहीन होकर एक पेड़ से टकरा गई तथा वहीं बेहोश हो गई। भाई उसके पास पहुंचने ही वाला था कि उसके ऊपर खड़े अन्य लोगों ने उसके शरीर पर जोरदार प्रहार किया। उसने पूरी ताकत से उस बल का विरोध किया जो उसे नीचे धकेल रहा था, लेकिन अन्य साधक बहुत डरे हुए थे। उन्होंने सहज रूप से अपने हथियारों का इस्तेमाल करके उसके लिए रास्ता बना लिया और उसने भी अपनी रक्षा के लिए ऐसा ही किया। उसी क्षण उनके रून टूट गए और उन्हें परीक्षण क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया। इस बीच नूह अपनी पूंछ पर जादुई जानवरों की सेना के साथ पूरी गति से दौड़ रहा था। उसने अपने नीचे का अराजक दृश्य देखा और मन ही मन अपना सिर हिलाया। अरे रईसो, ये तो सिर्फ रैंक 4 का छोटा सा है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? उसने पुनः 10 मीटर ऊंचे यति पर ध्यान केंद्रित किया। खैर, शायद छोटा इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। वह काफी सहज महसूस कर रहा था। यति उससे धीमे थे और उसके पास टेलीपोर्टेशन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ताकत थी। भले ही आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी हो, फिर भी मुझे आपसे डर क्यों लगना चाहिए, अगर आप मुझे छू नहीं सकते? ये नूह के विचार थे जब वह नीचे उतर रहा था। तभी उसने देखा कि लाल बालों वाला व्यक्ति उसकी बहन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और अन्य साधकों के विरोध करने पर वह गायब हो गया। तो, अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो रून खुद भी टूट सकता है। रुको, वह भाग क्यों नहीं रही है? एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने देखा कि जो लड़की उसे घर की चाबी ढूंढने में मदद कर रही थी, वह एक पेड़ पर बिना हिले डुले लेटी हुई थी। क्या वह बेहोश है? रुको, अगर वह मर गई, तो क्या वे मुझे दोषी ठहराएंगे? आखिरकार, वह रैंक 4 प्राणी के क्रोध का कारण था। रून यह समझ सकता है कि क्या कोई प्रतिभागी नियमों का उल्लंघन करता है, क्या होगा यदि यह उन घटनाओं को भी पंजीकृत कर ले जिनसे वे गुजरे। नूह को इस बात पर काफी संदेह था, लेकिन फिर भी उसने अकादमी में प्रवेश का जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया। वह थोड़ा सा झुका और उसके पैरों से और अधिक धुआं निकला। जब वह लड़की के पास पहुंचा, तो उसने जल्दी से उसका कॉलर पकड़ा और उसे अपने कंधों पर फेंक दिया। उसकी पीठ पर लगे कपड़े फट गए और एक बड़ा चमगादड़ निकला जिसने लड़की को अपने शरीर के अंदर समा लिया। नूह राक्षसी रूप का उपयोग कर रहा था, धुआं उसके और इको को छोड़कर किसी के लिए भी जहरीला था, वह उसे आसानी से नहीं उठा सकता था। और फिर, उसका उतरना जारी रहा। एक 15.5 साल का लड़का बर्फ की भूमि पर अपने ऊपरी शरीर को नंगा करके पूरी गति से दौड़ रहा था। एक बड़ा चमगादड़ अपने 2 जोड़ी पंख मोड़कर उसके कंधों के ऊपर खड़ा था। यतियों की एक सेना उसके पीछे पीछे चल रही थी, जो उसकी गति से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। उसके दृष्टि क्षेत्र में अधिकाधिक प्रतिभागी आए और उनकी प्रतिक्रिया सैमुअल के समूह जैसी ही थी। समय समय पर टेलीपोर्टेशन लाइटें चमकती रहीं और कई लोग परीक्षण की परवाह किए बिना पहाड़ के नीचे की ओर भागे। नूह ने अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः भरने के लिए अपने अंतरिक्ष वलय से एक बोतल उठाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी पीठ पर लड़की का शरीर लादने से उसकी मानसिक ऊर्जा का व्यय बढ़ गया था। कई घंटे बीत गए और अंत में भूभाग पर लाल रेखा दिखाई देने लगी। टेलीपोर्टेशन क्षेत्र की सीमाओं को देखकर नूह की आंखें चमक उठी और उसने अपनी गति बढ़ा दी। यति अभी भी उसके पीछे थे, लेकिन वह उनके दबाव का इतना आदी हो चुका था कि वह उनके बारे में लगभग भूल ही गया था। मुझे शायद अपने मंत्र बंद कर देने चाहिए। भले ही बहुतों ने इको और काले धुएं को देखा हो, लेकिन वे संभवतः उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाए होंगे क्योंकि वे मेरे पीछे मौजूद जानवरों से बहुत डरे हुए थे।
जब वह लाल रेखा से कुछ मीटर की दूरी पर था तो इको उसके शरीर में पुनः अवशोषित हो गई और आंशिक राक्षसी रूप निष्क्रिय हो गया। लड़की बाहर आ गई और नूह ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और ऐसे उठाए चला गया जैसे वह कोई थैला हो। इतने घंटे बीत जाने के बाद भी वह अभी भी सो रही है। अरे रईसो, उनके लिए यह बहुत आसान है। फिर वह टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में कूद गया और एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। जब उसकी चेतना के सागर पर से दबाव समाप्त हो गया तो वह एवनरेस्ट शहर के चौक पर वापस आ गया। बाकी सभी प्रतिभागी उसकी ओर देख रहे थे। उनकी निगाहों से कई भावनाएं प्रकट हो रही थी, क्रोध, ईर्ष्या, सम्मान। कुछ अकेले साधकों की आंखों में गर्व की झलक भी थी। वे क्या देख रहे हैं? हालांकि नूह को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह हवा में स्क्रीन को देखता रहा। वेंस का नाम पहले स्थान पर था लेकिन नोआ को यह नाम ज्यादा पसंद नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके द्वारा मारे गए लोगों की संख्या दूसरे स्थान वाले से कम 4 गुना अधिक थी। मैंने सचमुच बहुत ज्यादा कर लिया, बहन। हालांकि उसी समय लाल बालों वाला आदमी चिल्लाता हुआ उसकी ओर आया। तभी नूह को याद आया कि वह अभी भी बेहोश लड़की को उठाए हुए है और उसने उसे अपने भाई की ओर फेंक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 106। विशेषज्ञता। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 106। विशेषज्ञता। एड्स बाय पब फ्यूचर। भाई ने अपनी बहन को पकड़ लिया और नूह की ओर झुक गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि नूह ने पहले ही अपनी नजर वापस स्क्रीन पर लगा ली थी। मुझे लगता है कि मैं परीक्षा में पास हो गया हूं। फिर भी हर कोई अभी भी मेरी ओर क्यों देख रहा है? केवल प्रतिभागी ही उसे नहीं देख रहे थे, बल्कि स्टैंड पर बैठे किसान भी उसकी ओर आंखें फाड़े देख रहे थे। थेडियस एल्बास नूह का निरीक्षण करते हुए हल्के से मुस्कुरा रहा था। वह लगातार सिर हिला रहा था, जबकि उसके चारों ओर हवा में सुनहरे रंग तैर रहे थे और उसके दिमाग में प्रवेश कर रहे थे। सैमुएल स्क्रीन पर अपना नाम देखता रहा। वह 6ठे स्थान पर था और वह अपनी असफलता के लिए नूह को दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपना हाथ उठाया और नूह की ओर इशारा करते हुए ऊंची आवाज में बोला। उसने धोखा दिया। उसने उस रैंक 4 बर्फ में जन्मे यति को जगाकर परीक्षण के सभी प्रतिभागियों के जीवन को खतरे में डाल दिया। उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। यद्यपि उसके आसपास मौजूद अन्य लोगों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि नूह के बहिष्कार से उन्हें कोई लाभ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी क्षति को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। आखिरकार नूह की हत्याओं की संख्या इतनी अधिक थी कि यह स्पष्ट था कि वह उनमें सबसे शक्तिशाली था। इसके बाद थेडियस ने ताली बजाई और स्क्रीन पर संख्याएं थोड़ी बदल गईं। सैमुअल के नाम के आगे की संख्या 25 को 0 में बदल दिया गया। सैमुअल मुवलोस ने भागते समय एक प्रतिभागी को लगभग मार ही डाला था, इसलिए उसके अंक निरस्त कर दिए जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। थेडियस की आवाज चौक में गूंज उठी और वह खड़ा हो गया। आप में से जो 5 लोग शीर्ष स्थान पर हैं, वे मेरे पीछे आए। अब आप रॉयल अकादमी के सदस्य हैं। बाकी लोग यहीं रहेंगे। मैं कल सुबह 10 स्थानों पर बैठे लोगों की घोषणा करूंगा। नूह और अन्य 4 युवक चौक में समूह के पार चले गए और सिंहासन के सामने पहुंचे जहां थेडियस खड़ा था। जब पांचों चल रहे थे तो सभी की निगाहें नूह पर टिकी थी और मंच से कुछ फुसफुसाहटें गूंज रही थी। थेडियस ने उन पांचों को देखा और उनके बीच एक रन चलाया। रूम ने एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उत्सर्जित की और टेलीपोर्टेशन के दबाव ने नूह की चेतना के सागर पर दबाव डाला। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने स्वयं को 30 वर्ग मीटर के एक आलीशान कमरे में पाया जिसके बीच में स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक मेज थी। तभी उसकी नजर थेडियस पर पड़ी जो उसके सामने खड़ा था। वह मुस्कुराते हुए नूह की ओर देख रहा था और सिर हिला रहा था। कितना मजबूत मानसिक क्षेत्र है, आपकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए ये काफी दुर्लभ है। वह एक बार फिर दबाव से उबरने वाले पहले खिलाड़ी थे। नूह ने प्रशंसा स्वीकार करने के लिए जल्दी से सिर झुकाया और थेडियस ने उसकी यह हरकत देखकर हल्की हंसी निकाली। इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। अकादमी में हम स्थिति से अधिक ताकत को महत्व देते हैं और आप निश्चित रूप से अपनी पीढ़ी में सबसे मजबूत हैं। नूह ने अपना धनुष संभाले रखा और उत्तर दिया, मैं तो बस भाग्यशाली था मेरे प्रभु। एड्स बाय पब फ्यूचर। थेडियस फिर से हंसा और उसे चिढ़ाया। आप जानते हैं, चूंकि मैं शाही राजवंश से संबंधित हूं, इसलिए आपको मुझे महामहिम कहना चाहिए न कि भगवान।
नूह ने अपनी नजर उठाई तो देखा कि थेडियस धूर्तता से मुस्कुरा रहा था। तब तक बाकी 4 लोग होश में आ चुके थे और बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों के बीच हो रही बातचीत को देख रहे थे। थेडियस फिर हंसा और आगे बोला, वैसे भी आप सभी के लिए मैं अकादमी का सिर्फ एक प्रोफेसर हूं। आप जल्द ही मुझे मिस्टर थेडियस के नाम से बुलाएंगे और मैं रूनों में माहिर हूं, खास तौर पर अंतरिक्ष से जुड़े रूनों में। अब आपको थक जाना चाहिए। आप अपनी इच्छाओं के लिए इस कमरे में मौजूद हर चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे बाकी 10 जगहों को भरने के लिए टेस्ट के बारे में जानकारी की समीक्षा करनी है। इस समय का इस्तेमाल आराम करने और एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में करें। एक और चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया और वह वहीं गायब हो गया। अंतरिक्ष रन, इसमें विशेषज्ञता भी होती है। हालांकि उसे अपने विचार रोकने पड़े क्योंकि उसे लगा कि 4 जोड़ी आंखें उस पर टिकी हैं। उसने मुड़कर देखा तो चारों युवक उसे घूर रहे थे। वे 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं और उनकी नजरों के आदान प्रदान के कारण कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी समय उनमें से एक व्यक्ति खांसने लगा और उसने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। मैं ट्रॉय ओर्गू हूं, जो एक बड़े कुलीन परिवार से हूं। अग्नि तत्व और तलवार चलाने वाला। प्रवेश परीक्षा में 5वां स्थान। ट्रॉय के बाल छोटे भूरे रंग के थे और कद छोटा था, लेकिन उसका व्यवहार परिष्कृत और सीधा था। उनमें से एक लड़की भी उसके पीछे पीछे बोली, एड्स बाय पब फ्यूचर। ग्रेस हॉलिन, बड़े आकार का कुलीन परिवार। वायु तत्व, मेरे हथियार खंजर और धनुष हैं। प्रवेश परीक्षा में 3रे स्थान पर। ग्रेस एक नाजुक फूल की तरह दिखती थी और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। उसके बाल लंबे और सुनहरे थे तथा उसके हाव भाव सटीक और धीमे थे। अब दूसरे आदमी का क्षण आया। वह लंबा और बलिष्ठ था, उसका रंग काला था और उसके सिर पर बाल नहीं थे। उसकी ठोड़ी पर काली दाढ़ी का निशान था। पेरी इल्लो, मध्यम आकार का कुलीन परिवार। पृथ्वी तत्व, मैं हथौड़ा का उपयोग करता हूं। प्रवेश परीक्षा में 4थे स्थान पर। आखिरी लड़की ने नाक भांज सिकोड़कर संक्षिप्त उत्तर दिया। जून बेल, छोटे आकार, थंडर तत्व। भाला और दूसरा स्थान। उसके लंबे और बिखरे हुए चांदी जैसे बाल थे जो घुटनों तक पहुंचते थे। उसकी त्वचा साफ थी और वह निस्संदेह सुंदर थी, लेकिन उसकी बाहों के खुले हिस्से पर कुछ निशान दिखाई दे रहे थे। जब से उसने अपनी आंखें खोली थी, तब से उसने अपनी नजरें नूह से कभी नहीं हटाई थी और उसकी निगाहों में युद्ध की मंशा झलक रही थी। मुझे केवल अपने प्रशंसकों के बीच लड़ाई उन्माद की कमी थी। नूह मेज पर रखे भोजन की ओर मुड़ने ही वाला था कि उसने देखा कि वे चारों फिर से उसे घूरने लगे हैं। ओह ठीक है, मेरा नाम वेंस है। और फिर वह मेज पर गया और एक भुना हुआ चिकन विंग उठाया और कमरे में एक सोफे पर पैर मोड़कर बैठकर उसे खाने लगा। भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने हाथ कमर पर रख लिए और ध्यान करने लगे। जून की आंखें तेज हो गईं और उसने नोहा के ठीक बगल में बैठने से पहले एक और सिसकारी भरी। फिर उसने भी अपनी टांगें एक दूसरे पर चढ़ा ली और साधना करने लगी। बाकी तीनों ने सोफे पर बैठे उस जोड़े को अजीब नजरों से देखा और उन्हें नजरअंदाज करने का फैसला किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 107। उजागर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 107। उजागर। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बीच एबॉनरेस्ट शहर के चौक में विभिन्न प्रतिभागी अपने परिवारों के साथ मंच पर उपस्थित थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे और अपने वंशजों से परीक्षा में घटित घटनाओं के बारे में पूछ रहे थे। सैमुअल अपना सिर नीचे झुकाए बैठा था जबकि एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे कड़ी फटकार लगा रहा था। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम शाही राजवंश के सामने फिर से ऐसा बोलो। क्या तुमने देखा कि थेडियस ने कैसी प्रतिक्रिया दी? तुमने खुद को मूर्ख बना लिया। सैमुअल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि उस समय उसकी भावनाओं ने उस पर नियंत्रण कर लिया था और वह केवल अपने पिता की डांट ही सुन सकता था। मैं चाहता था कि तुम परीक्षा दो ताकि तुम में से कुछ अहंकार दूर हो जाए। तो क्या हुआ अगर तुम एक बड़े कुलीन परिवार से हो? हमेशा एक बड़ा पहाड़ होता है, तुम्हें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना होगा और उसे ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं हमेशा तुम्हें सहारा देने के लिए यहां नहीं रहूंगा। एक दिन मुवलोस परिवार तुम्हारे हाथ में होगा। इसे याद रखने की कोशिश करो। उसने अपना सिर हिलाया और आगे बोला, अपने आसपास देखो, तुम्हें यहाँ कितने बड़े परिवार दिखाई देते हैं। और तुम्हें विशेष सुविधा क्यों मिलनी चाहिए? उसने आह भरी और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया।
दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें जीवित रहने के लिए आपको अपने परिवार के नाम से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। मुझे उम्मीद है कि अकादमी में आप कड़ी मेहनत करेंगे। सैमुएल की आंखें चमक उठी और उसने अपना सिर उठाकर कायरतापूर्ण स्वर में पूछा, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? क्या हमारे परिवार के पास एक व्यक्ति के लिए प्रवेश द्वार खरीदने के लिए पर्याप्त धन है और आप सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं? परिवार को इस निर्णय पर पछताने न दें। एड्स बाय पब फ्यूचर। वापस आलीशान कमरे में नूह अभी भी खेती कर रहा था। जून ध्यान करते करते सो गई थी और सोफे पर बेपरवाह होकर लेट गई थी। वह नींद में बहुत हिलती डुलती थी और एक समय तो उसका एक पैर नूह के कंधे पर आ गया। नूह ने अपनी आंखें खोली और अपने बगल में पड़े अस्त व्यस्त व्यक्ति को देखा। वह इंसान है या जानवर? उसने परीक्षा के दौरान सचमुच कड़ी मेहनत की होगी। ग्रेस ने दृश्य को देखते हुए कहा। वह अकेली जाग रही थी। ट्रॉय और पेरी ने एक एक सोफा ले लिया था और उस पर आराम कर रहे थे। नूह ने अपना पैर कंधे से हटाया और खड़ा होकर मेज की ओर चलने लगा। उसने एक प्याला सुगंधित शराब से भरा और अपनी स्थिति के बारे में सोचते हुए उसे धीरे धीरे पीने लगा। मैं समझता हूं कि आप बातूनी किस्म के नहीं हैं, ग्रेस फिर बोली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे नहीं पता था कि कुलीन परिवारों की महिलाएं आम लोगों से बात करती हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह ने कप से एक और घूंट लेते हुए जवाब दिया। शराब बहुत ही उत्तम थी और ऐसा लग रहा था जैसे चेतना के सागर पर उसका आरामदायक प्रभाव पड़ रहा हो। ग्रेस की भौहें आश्चर्य से उठ गईं। जिस क्षण तुम्हें अकादमी में स्वीकार किया गया, उसी क्षण तुमने एक आम आदमी का दर्जा खो दिया। शायद तुम्हें अभी भी इसका एहसास न हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य सिर्फ इसी वजह से शानदार होगा। और मैं टेस्ट के दौरान तुम्हारे असाधारण स्कोर पर भी विचार नहीं कर रहा हूं। नूह उसकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। क्या मेरा भविष्य अद्भुत होगा? यह अकादमी वाकई अविश्वसनीय लगती है। मुझे आश्चर्य है कि बलवान परिवार को यह पता चलने में कितना समय लगेगा कि मैं जीवित हूं। वह विरासत में मिली जमीन में घटी घटनाओं को कभी नहीं भूला। आखिरकार उसने वहां अपने परिवार के सभी युवा वंशजों को मार डाला था। उसे यकीन था कि सुरागों के अभाव में उनकी जांच नहीं रुकेगी। कम से कम मेरी सारी योग्यताएं उन्हें पता नहीं है। वे मुझे आसानी से वेंस से नहीं जोड़ सकते। उसी समय थाडेस पुनः प्रकट हुआ। अन्य 3 लोग सांस के उतार चढ़ाव से जाग गए और तुरंत धनुष बनाकर खड़े हो गए। आराम से अभिवादन करो, मुझे बस कुछ देर के लिए वेंस से अकेले में बात करनी है। मेरा हाथ पकड़ो। नूह असमंजस में था और उसने प्रोफेसर का हाथ पकड़ते हुए मन ही मन अपनी सतर्कता बढ़ा दी। वे तुरंत गायब हो गए और एक छोटे से कार्यालय में पुनः प्रकट हुए जहां केवल एक डेस्क और एक तेल का लैंप था। एड्स बाय पब फ्यूचर। थेडियस मेज पर बैठा और चुपचाप नूह को देखता रहा। फिर उसने अपनी उंगली उठाई और हवा में एक छवि प्रदर्शित होने लगी। इसमें नूह को राक्षसी रूप में बर्फ में जन्मे यति के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाया गया है। नूह का आभामंडल अनजाने में ठंडा हो गया और थेडियस बोलने लगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे एल्बास परिवार ने पहले से ही 2000 वर्षों तक उत्तरा महाद्वीप पर शासन किया है। हम अपने लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमें उनके व्यवहार की परवाह नहीं है, लेकिन वास्तव में हम हर उस अजीबोगरीब चीज पर कड़ी नजर रखते हैं जो घटित होती है। उसने अपने दूसरे हाथ से छवि की ओर इशारा किया। मेरा मानना है कि काला धुआं खोए हुए जादू डेमोनिक फॉर्म का है। इसके बारे में हमारी नवीनतम जांच 2 कारणों से 100 साल से भी पहले बंद करनी पड़ी थी। पहली बात यह थी कि माना जाता था कि यह मंत्र शोस्ती क्षेत्र में एक विरासत भूमि में संग्रहित है। हम वहां इतनी अधिक मानव शक्ति भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए हमने शोस्ती परिवार को अपने पुरस्कारों को हमारे साथ साझा करने दिया। दूसरा यह था कि मंत्र स्वयं को साधक की चेतना के सागर से जोड़ लेता था। तब इसे नीचे तक पहुंचाना असंभव हो जाता था और यहां तक कि इसे निकालने से भी इसका आरेख और इसे धारण करने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचता था। वह नूह की ओर मुस्कुराया और आगे बोला। हालांकि कुछ समय पहले उस क्षेत्र से एक अजीब अफवाह फैली थी। एक मध्यम आकार के परिवार ने अपनी सारी युवा पीढ़ी को विरासत की जमीन में खो दिया और उनका कोई निशान नहीं मिला। एक बहुत ही भूलने वाली बात यह थी कि उनमें से एक रईस का नाजायज बेटा भी था। मुझे लगता है कि उसका नाम नूह था और वह अंधकार तत्व का था। थेडियस ने छवि को वापस ले लिया और अपने कंधे उचका दिए। बिना किसी पृष्ठभूमि वाले साधक का इतना शक्तिशाली होना अजीब बात है और अंधकार तत्व के 2 साधकों का एक ही समय में प्रकट होना और भी अधिक अजीब है। मैं संदेहास्पद होने से खुद को नहीं रोक सका, इसलिए मैंने परिवार की साप्ताहिक रिपोर्टों में गहराई से खोजबीन की और एक सिद्धांत बनाया।
क्या होगा अगर कुलीन वर्ग का नाजायज बेटा और प्रवेश परीक्षा का प्रतिभाशाली छात्र एक ही व्यक्ति हो? तब सब कुछ ज्यादा ही समझ में आ जाएगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नूह अचंभित रह गया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राजपरिवार का नेटवर्क राजधानी से दूर मध्यम आकार के कुलीन परिवारों तक भी पहुंच सकता है। थेडियस के बोलते समय उसकी आंखें ठंडी और काली हो गई थी और वह मन ही मन इस स्थिति से बच निकलने के किसी भी अवसर पर विचार कर रहा था। हालांकि थेडियस के अगले प्रश्न से उनके विचार बाधित हो गए। तो क्या तुमने मुझे मारने के बारे में पहले ही सोच लिया है? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 108। ग्रेशेड वर्ग। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म 108 ग्रेशेड वर्ग। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह जानता था कि उसके पास थेडियस को हराने की कोई संभावना नहीं थी, वह उसके स्तर से बहुत दूर था। वह काफी देर तक सोचता रहा, जबकि थेडियस ने खुद को उसकी ओर मुस्कुराने तक सीमित रखा। फिर उसने वह प्रश्न पूछा जो उसे और अधिक परेशान कर रहा था। मुझे क्या होगा? थेडियस ने अपने कंधे उचकाकर उत्तर दिया। आप अकादमी के छात्र बन जाएंगे। ओह! नूह उसके उत्तर से चकित और भ्रमित हो गया। थेडियस ने आगे कहा, क्या अकादमी का मुख्य उद्देश्य सबसे होनहार साधकों को कुलीन परिवारों से दूर ले जाकर उन्हें राजसी परिवार की श्रेणी में लाना है? तुम एक छोटे से शैतान की तरह व्यवहार कर सकते हो, लेकिन अपने आप को धोखा मत दो, तुम पहले समस्याग्रस्त पात्र नहीं हो जिसे मेरे परिवार ने नियंत्रित किया हो। नूह को ये शब्द सुनकर थोड़ी राहत मिली। तो आपने पहले इतना भाषण क्यों दिया? थेडियस का चेहरा कठोर हो गया। क्योंकि तुम्हें यह समझना था कि मेरा परिवार किस तरह का राक्षस है। हम 2000 साल से शासक रहे हैं, यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम भाग्यशाली थे। नूह समझ गया। आप चाहते हैं कि मैं अच्छा व्यवहार करूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थेडियस ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी पहचान गुप्त रखूंगा, हम भविष्य में तुम्हें अपनी संपत्ति के रूप में रखना चाहेंगे, न कि तुम्हें जीवन भर पिंजरे में बंद रखना चाहेंगे। बस याद रखो कि हम हमेशा तुम पर नजर रख रहे हैं, इसलिए कुछ भी मजाक मत करना, वरना तुम खत्म हो जाओगे। नूह ने सिर हिलाया। वह वैसे भी शांत रहने और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा था। एक आखिरी बात, तुम्हारा वह बल्ला, क्या वह कोई जादू है? क्या वह मेरी परीक्षा ले रहा है? हाँ। थेडियस फिर मुस्कुराया और उसकी ओर एक रन फेंका। रूम की रोशनी ने नूह को घेर लिया और उसे अन्य विजेताओं के साथ कमरे में वापस भेज दिया। वह देख सकता था कि चारों उसकी निजी बातचीत में रुचि रखते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। नूह सोफे पर वापस बैठ गया। उसने जून को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो फिर से उसकी नकल कर रही थी और उसके बगल में बैठ गई थी। मैं कब आजाद होऊंगा? थेडियस से मुलाकात के बाद वह इन विचारों को मन में आने से रोक नहीं सका। मेरा इस्तेमाल कब बंद होगा? वह मन ही मन हंसा। छोटा राक्षस, अगर वे मुझे पकड़ना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बाकी की रात साधना में बिताई, ये देखने के लिए उत्सुक कि अकादमी में उनके लिए क्या रखा है। सुबह हुई और थेडियस कमरे में पुनः प्रकट हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम राजधानी की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं, कृपया मेरे साथ मुख्य डेक तक आइए। उसने अपने पीछे की दीवार पर एक हाथ दबाया और एक दरवाजा प्रकट हो गया। डेक, क्या हम जहाज के अंदर हैं? नूह भ्रमित हो गया और अन्य 4 युवकों के साथ थेडियस के पीछे चल पड़ा। कमरे के बाहर एक विशाल गलियारा था जो चित्रों से सुसज्जित था। फिर वे कुछ सीढ़ियां तक पहुंचे और उन पर चढ़ गए। जब वे शीर्ष पर पहुंचे, तो थेडियस ने छत पर अपना हाथ दबाया और एक बड़ा रास्ता खुल गया। सूर्य का प्रकाश उस छिद्र से होकर गुजरा और आकाश दिखाई देने लगा। गलियारे के दूसरी ओर समूह के सामने एक बड़ा डेक खुल गया। ये 30 मीटर से भी अधिक बड़ा था और इसमें ध्यान के लिए कई स्थान निर्धारित थे। डेक पर 10 और लोग मौजूद थे और नूह ने उनके बीच बैठे 2 लाल बालों वाले भाई बहनों को पहचान लिया। हालांकि उसका ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर था। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वे अभी भी एबोनरेस्ट शहर के मध्य में, उसके मध्य भाग की ओर थे, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उनका परिवहन कहाँ है। रुको, उसने इसे मुख्य डेक कहा, और यह जगह निश्चित रूप से एक जहाज जैसी दिखती है। हालांकि हमारे आसपास पानी नहीं है। वह कुछ देर तक सोचता रहा, जब तक उसके दिमाग में एक विचार नहीं आ गया।
मुझे मत बताओ। मानो उसकी खोज पर प्रतिक्रिया करते हुए जहाज कांपने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कम महत्वपूर्ण परिवारों के युवक भ्रमित भाव से अपने चारों ओर देख रहे थे, लेकिन बड़े परिवारों के युवकों की आंखें आश्चर्य से खुली हुई थीं। नूह ने सहजता से देख के किनारों तक अपना हाथ बढ़ाया और नीचे की ओर देखा। जहाज धीरे धीरे भूभाग से दूर होता जा रहा था। वह थेडियस की ओर देखने लगा और उसने देखा कि वह अपने हाथ में एक छोटा सा क्रिस्टल पकड़े हुए था। मैं जानता था। जहाज तब तक हवा में ऊपर उठता रहा जब तक कि उसका स्वरूप पूरी तरह दिखाई नहीं देने लगा। यह 100 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा था। उड़ान भरते समय इसने लगभग कोई आवाज नहीं की और इसकी गति से किसी भी प्रकार का वायु दबाव उत्पन्न नहीं हुआ। इसमें न तो कोई मस्तूल था और न ही पाल, तथा बाहर का खुला हिस्सा पूरी मशीन का केवल 1/3 हिस्सा घेरता था। शायद इसे हवाई जहाज के बजाय उड़ने वाली पनडुब्बी कहना बेहतर होगा। मैंने सोचा था कि मेरी पिछली दुनिया तकनीकी रूप से ज्यादा उन्नत थी, लेकिन मैं गलत था। उन्होंने वास्तव में रून्स और शिलालेखों के साथ एक हवाई जहाज बनाया था। इसके किनारों से हल्की रोशनी निकल रही थी, जिससे लकड़ी के ढांचे पर अनेक रूंड दिखाई दे रहे थे, जो एक अजीब पैटर्न बना रहे थे। यह आश्चर्यजनक है ना? लाल बालों वाली लड़की उसके पास आए और सहजता से बोली। एक बार कुलपति ने मुझसे कहा था कि ये चीजें अस्तित्व में हैं, लेकिन मैंने हमेशा यही माना कि वह मुझे प्रवेश परीक्षा के लिए और अधिक कठिन प्रशिक्षण देने के लिए ऐसा कह रहे थे। नूह ने उसकी ज्यादा परवाह नहीं की और आसपास के वातावरण को घूरता रहा। हवाई जहाज 3 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गया था और फिर उसकी उड़ान रुक गई। इसके बाद ये नूह के लिए अज्ञात दिशा में क्षैतिज रूप से चलने लगा। मैं रूथ ईगी हूं। मैं टेस्ट में मेरी जान बचाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। मुझे उम्मीद है कि हम अकादमी में साथ रहेंगे। रूथ ने सिर झुकाया और नूह ने उसका इशारा देखकर सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने समूह के नए सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले कुछ क्षणों तक जहाज का निरीक्षण किया। वे इतने मजबूत नहीं लगते। मुझे आश्चर्य है कि उनके पास और क्या क्षमताएं हैं। इसके बाद थेडियस ने 15 युवा साधकों का सामना किया और ऊंची आवाज में बोला, आप 15 अब अकादमी के छात्र हैं। आपको अन्य 4 परीक्षण क्षेत्रों और उन 25 लोगों के साथ जोड़कर जो अपना प्रवेश खरीदेंगे, हम एक नई कक्षा बनाएंगे। इसे ग्रेशेड कहा जाएगा और इसमें 100 छात्र होंगे। जब हम अन्य छात्रों के साथ समूह बना लेंगे तो मैं अकादमी के नियमों और पाठ्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी दूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 109। चुनौती। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। राक्षसी तलवार का जन्म 109। चुनौती। एड्स बाय पब फ्यूचर। हवाई जहाज की उड़ान जारी रही। थेडियस ने बताया कि इस यात्रा में 1 माह का समय लगता, क्योंकि शाही शहर उत्तरा महाद्वीप की सीमा पर स्थित था। नए छात्रों को 15 एकल कमरे दिए गए और उन्हें जहाज के बड़े हिस्से तक पहुंच प्रदान की गई। वहां 3 सामान्य हॉल थे, मुख्य डेक, पुस्तकालय और प्रशिक्षण हॉल। मुख्य डेक उन लोगों के लिए था जो आकाश से दृश्य का आनंद लेना चाहते थे या खुले में ध्यान लगाना चाहते थे। ये वह स्थान भी था जहां दिन में 2 बार स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक बड़ी मेज सजती थी। पुस्तकालय में कृषकों और कुलीन परिवारों के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकें थीं। प्रशिक्षण हॉल में कुछ छोटे छोटे अखाड़े थे, जहां साधक अपनी युद्ध कला का प्रयोग करते हुए आपस में युद्ध कर सकते थे। नूह ने मुख्य डेक पर ही रहने का निर्णय लिया था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब एक समस्या उत्पन्न हो गई। मुझे चुनौती 2 जून नोआ के सामने खड़ी थी, जो मुख्य डेक पर एक चटाई पर शांतिपूर्वक साधना कर रहा था। थेडियस से बातचीत के बाद वह पढ़ाई करने के मूड में नहीं था और वह जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। उन्होंने पाया कि डेक पर बैठने से उनका मन अधिक आसानी से शांत हो जाता है, जिससे उनकी साधना की गति बढ़ जाती है। इसलिए उन्होंने अपने कमरे की बजाय वहीं ध्यान करना पसंद किया। हालांकि जून ने उन्हें कभी भी अपने प्रशिक्षण पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दी। ये लगातार तीसरा दिन है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब से जून को प्रशिक्षण हॉल के अस्तित्व का पता चला था, उसने जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति को चुनौती देना शुरू कर दिया था। केवल 4 दिनों में उसने नोहा को छोड़कर सभी छात्रों को हरा दिया। उसने उसे भी चुनौती दी थी, लेकिन नूह ने पहले दिन ही जानबूझकर हार मान ली थी। उसे सबसे मजबूत होने की कोई परवाह नहीं थी और वह केवल चुपचाप खेती करना चाहता था।
शुरू में तो जून ने परिणाम को स्वीकार कर लिया था और अन्य छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन जब रूथ हार गई तो उसने कुछ परेशान करने वाली बात कह दी थी। मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर वेन्स पर हमला भी कर दें तो भी हम उसे हरा नहीं पाएंगे। जाहिर है, उसकी अच्छी प्रवृत्तियां शिलालेखों के माध्यम से उसकी प्रतिभा से जुड़ी हुई थीं। नूह को वास्तव में समझ में नहीं आया कि ये चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई थीं, लेकिन बड़े परिवारों के वंशजों ने उसके गुणों के बारे में जानने के बाद उसके शब्दों को बहुत सम्मान देना शुरू कर दिया। तब से जून की युद्ध की मंशा जागृत हो गई थी और वह अपना सारा दिन बैठे हुए नूह के सामने खड़ी होकर उस पर अपना भाला तान कर बिताती थी। वह सचमुच जिद्दी है। जून दिखने में एक सुंदर लड़की जैसी थी, लेकिन उसका चरित्र एक जंगली जानवर जैसा था। वह अपने आसपास की परवाह किए बिना जो भी मन में आता वही करती रहती। नूह ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़ी महिला को देखा। उसके चांदी जैसे बाल जहाज की हल्की हवा में हल्के से हिल रहे थे और उसकी आंखें सूरज की रोशनी में सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। वो एक भूरे रंग का चुस्त सैनिक सूट पहने हुए थी, जिसमें दोनों हाथों और पैरों के ऊपरी हिस्से खुले हुए थे ताकि चलना फिरना आसान हो सके, और उसने घुटनों तक पहुंचने वाली लंबी योद्धा सैंडल पहन रखी थी। नूह को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसका रूप अत्यंत वीरतापूर्ण था। हालांकि उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, नहीं। तब तक सभी अन्य छात्र मुख्य डेक पर सुबह की हलचल से परिचित हो चुके थे और ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या उस समय परिणाम कुछ अलग होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिरकार वे सभी उस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को कार्रवाई में देखना चाहते थे जिसने 136 हत्याएं की थी। अरे चलो भी, तुम्हारे साथ व्यवहार करना इतना कठिन क्यों है? जून ने शिकायत की और अपने भाले के बिना धार वाले भाग से नूह को धक्का देना शुरू कर दिया। वेंस, आओ, कम से कम एक बार मुझसे लड़ो। मैं तुम्हें उसके बाद शांति से खेती करने दूंगा। नूह अपने धैर्य की सीमा तक पहुंच रहा था। बाकी 2 दिन उसने खुद को पूरे दिन उसके सामने खड़े रहने तक सीमित रखा, जिसे नूह आसानी से नजरअंदाज कर सकता था। हालांकि उस समय वह अपनी लड़ाई जीतने के लिए पूरी तरह दृढ़ थी। नूह ने जोर से आह भरी और भाला हटाकर खड़ा हो गया। क्या तुम सचमुच मुझे अकेला छोड़ दोगे? जून की आंखें चमक उठी और उसने कुछ कहने से पहले कई बार सिर हिलाया। लेकिन आपको गंभीरता से लड़ने की जरूरत है, मार्शल आर्ट के खिलाफ मार्शल आर्ट। हाँ हाँ, चलो इसे खत्म करते हैं। वह हाथ हिलाकर प्रशिक्षण हॉल की ओर बढ़ गया। जून भी उसके पीछे पीछे चली गई। अन्य छात्रों की भी इसमें रुचि बढ़ी और वे भी उनके साथ चले गए। कुछ ही मिनटों के बाद जून और नोआ हॉल के सबसे बड़े अखाड़े में आमने सामने थे। जून पहले से ही पहरेदारी कर रही थी, उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और उसका भाला नूह पर स्थिर निशाना साधे हुए था। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी ओर नूह ने अभी अभी अपनी तलवारें उठाई थी और बोलना शुरू किया था। तो कोई जादू मंत्र नहीं है ना? जून ने सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाती, 10 हवा के झोंके उसके स्थान पर आ पहुंचे। उसने तेजी से अपने भाले से हमला किया, जिससे उसके सामने एक आघात तरंग उत्पन्न हुई और भाले के घाव टूट गए। इस बीच नूह उसकी तरफ बढ़ गया था और उसके सुरक्षा घेरे में घुसने की कोशिश में उसने कई हमले किए। फिर भी भाले के साथ जून की निपुणता उनकी भविष्यवाणियों से कहीं अधिक थी। उसने अपने हथियार की लंबाई का चतुराई से अपने लाभ के लिए उपयोग किया और नूह को कभी अपने पास नहीं आने दिया। कुछ ही मिनटों में 50 से अधिक वार हुए। जून ने अपने प्रतिद्वंद्वी की गलती का इंतजार करने का बचाव किया, जबकि नोआ ने उसे आक्रमण करने का कभी समय ही नहीं दिया। वह वाकई बहुत अच्छी है। हमारी मार्शल आर्ट एक ही स्तर की है, बस मुझे युद्ध का थोड़ा ज्यादा अनुभव है। नूह ने जानबूझकर एक छोटा सा छेद छोड़ा और जून का प्रहार तुरंत ही आ पहुंचा, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। नूह ने अपनी बाईं तलवार का प्रयोग भाले को विचलित करने के लिए किया, जबकि दाहिनी तलवार से उसने उसका गला दबा दिया। भाला उसकी छाती को छूते हुए उसके बाएं कंधे में जा लगा, जबकि उसकी तलवार लड़की के गले पर रखी हुई थी ताकि उसकी जान ले सके। तब नूह ने उदासीन स्वर में कहा, क्या मैं अब खेती करने जा सकता हूं? जून अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसका भाला नूह के कंधे पर गहराई से लगा और चोट से खून बहने लगा। हालांकि उनकी आंखों में दर्द या पीड़ा का कोई निशान नहीं था, केवल अपने प्रतिद्वंद्वी की जान लेने के लिए अपने शरीर के एक हिस्से का बलिदान करने का दृढ़ संकल्प था। वह तुरंत जान गई कि उसकी मानसिकता से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। उसने भाला वापस खींच लिया और झुककर प्रणाम किया, तथा ऐसा करने के तुरंत बाद वह अखाड़े से बाहर चली गई। नूह अपनी चोट का इलाज कराए बिना ही मुख्य डेक पर लौट आया।
अन्य छात्र जब उसकी पीठ की ओर देखने लगे तो वे कांप उठे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 110। एल्बास शहर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL राक्षसी तलवार का जन्म C 110। एल्बास शहर। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह की यात्रा शांत हो गई। उसकी निर्दयता के प्रदर्शन के बाद अन्य छात्र उससे काफी डर गए थे। आखिरकार वे अभी भी युवा थे, कुलीन वर्ग के रूप में उनके जीवन ने उन्हें कभी भी किसी दुखद अनुभव से गुजरने की अनुमति नहीं दी। हालांकि कुछ अपवाद भी थे। ईग्गी भाई बहन आमतौर पर उसकी साधना सत्रों के दौरान उसके लिए भोजन लाते थे और जून ने एक सच्चे वरिष्ठ के रूप में उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। ईग्गी ने अपने आप को ऋणी महसूस किया क्योंकि उसने रूथ की जान बचाई थी जबकि जून एक युद्धोन्मादी थी। वह किसी भी चीज से अधिक शक्ति का सम्मान करती थी। नूह को यह माहौल थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह समूह में सबसे छोटा था। वह इस समय एक पुस्तक पकड़े हुए था जिसके पन्नों के बीच दूसरा केसियर रून छिपा हुआ था। चेतना के सागर को टटोलते हुए उसके माथे पर पसीना आ गया। जब उसे लगा कि उसने काफी कुछ कर लिया है, तो उसने रून को अंतरिक्ष वलय में वापस रख दिया और पुस्तक बंद कर दी। ये सचमुच अजीब लगता है। उन्हें रवाना हुए 3 सप्ताह से अधिक समय हो गया था और नूह ने प्रशिक्षण के अलावा कुछ नहीं किया था। हालांकि अब वह शांतिपूर्ण माहौल में था। वहां कोई आसन्न खतरा नहीं था और न ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहा था। बाहरी दबाव की कमी ने उसे मजबूत बनने के लिए मजबूर किया, जिससे उसमें कुछ असंतोष पैदा हो गया। साधना की यात्रा में पहली बाधा है तकनीकों तक पहुंच। दूसरी बाधा है प्रशिक्षण की लंबी अवधि के कारण होने वाली अत्यधिक बोरियत। नूह को प्रशिक्षण लेना पसंद था, उसे अपनी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महसूस करना अच्छा लगता था, लेकिन उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि उसे किसी बिंदु पर उस शक्ति का उपयोग करना भी पसंद था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब जब मैं उनसे आजाद हो गया हूं तो मुझे और खतरों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरी किस्मत अच्छी है, मैं जल्द या बाद में किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा। उसकी मानसिक ऊर्जा खर्च हो चुकी थी और उसने पिछली रात की पूरी साधना कर ली थी। अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। शायद मुझे जून से फिर से मुकाबला करने के लिए कहना चाहिए। वह अकेली है जो यहां मेरा सामना कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास किस तरह के मंत्र हैं। वह खड़ा हुआ और अपने पास की चटाई पर ध्यान कर रही लड़की की ओर बढ़ा, लेकिन तभी थेडियस की आवाज जहाज में गूंज उठी और वह मुख्य डेक पर प्रकट हो गया। हम एल्बास शहर के ऊपर से उड़ान भरने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोग इसे देखने में रुचि लेंगे। उड़कर ऊपर जाना है। जब नूह ने उससे बात की तो जून खड़ी हो गई और डेक की सीमा की ओर बढ़ी। जून, क्या अकादमी शाही शहर के अंदर नहीं है? जून की आंखें चौड़ी हो गईं जैसे उसने अपने जीवन की सबसे अविश्वसनीय चीज देख ली हो। नूह उलझन में पड़ गया और आगे बोला। क्या? जून वास्तविकता में लौट आए और ईमानदारी से बोली। माफ करना, बात बस इतनी है कि मैंने तुम्हें कभी अपनी मर्जी से किसी से बात करते नहीं देखा। नूह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं, तो पाता हूं कि मैंने इस जीवन में खेती के अलावा और कुछ नहीं किया। अपने पिछले जन्म में भी उसने कभी लोगों की ज्यादा परवाह नहीं की थी। चूंकि उसे अपने दूसरे काम में एक उद्देश्य मिल गया था, इसलिए उसने बाकी किसी भी चीज की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने उत्तर देने के लिए अपने कंधे उचकाए और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। अकादमी एरोलियाक 1 के अंदर है जो राजधानी के पास है। हालांकि इसका सही स्थान केवल छात्रों और शाही परिवार के लोगों को ही पता है। ओह, और ऐसा क्यों? अरोलिक 1 एक खतरनाक क्षेत्र है, लेकिन इसके अंदर कई बहुमूल्य सामग्रियां छिपी हुई हैं। छात्रों का कर्तव्य उन्हें इकट्ठा करना और राजधानी भेजना है। ओह, यह अगली पीढ़ी के साधकों को प्रशिक्षित करने के लिए एकदम सही क्षेत्र लगता है। इसके अलावा सटीक स्थान न जानने से कुलीन परिवारों के लिए उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिससे उनके उत्तराधिकारियों पर उनका प्रभाव कम हो जाता है। तभी उसके मन में एक संदेह पैदा हुआ। रुको, वह तो युद्ध की दीवानी है, वह इतनी सारी बातें कैसे जानती है? तुम्हें ये सब कैसे पता? जून ने ऐसे बात की जैसे ये दुनिया की सबसे स्पष्ट बात हो। ये हमारे देश की कहानी है, हर कोई इसके बारे में जानता है। ये सर्वविदित है। मुझे लगता है कि मुझे खेती के अलावा अन्य विषयों पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। उसने आह भरी और जहाज के नीचे के परिदृश्य को देखने लगा।
नदियां और मैदान ही दृश्य में दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूर से एक विशालकाय आकृति दिखाई देने लगी। जून उसके पास आए। क्या बचपन में आपके पास कोई प्रशिक्षक नहीं था? नूह को बचपन में ली नेरेग्नेस का चेहरा धुंधला धुंधला याद था। एक प्रकार का एड्स बाय पब फ्यूचर। विशाल आकृति अधिक विस्तृत होती गई और उनकी बातचीत उनके आश्चर्य से बाधित हो गई। विशाल शब्द उस शहर का बेहतर वर्णन करता था जिसे वे देख रहे थे। यह 100 किलोमीटर से भी अधिक चौड़ा था, और जैसे ही जहाज इसके निकट पहुंचा, इसने उनके पूरे दृश्य क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। प्रभावशाली सुरक्षा दीवार के ऊपर से 8 और 9 मंजिला ऊंची कई इमारतें दिखाई गईं। जैसे ही हवाई जहाज उसके ऊपर से उड़ा, उसकी सड़कें और आबादी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि शहर का हर कोना जीवन से गुलजार है। नूह ने देखा कि कारवां बड़ी सड़कों पर तेजी से चल रहे थे और उनके साथ जादुई जानवर भी थे। राजधानी के केंद्र की ओर विशाल इमारतें दिखाई देने लगी और उसके ठीक केंद्र में एक विशाल महल किसी भी अन्य संरचना से अधिक ऊंचा खड़ा था। वह शाही हवेली है, जून ने महल की दिशा में देखते हुए कहा। राजधानी में अपव्यय का स्तर अविश्वसनीय है, नूह ने उत्तर दिया। अधिकांश असाधारण चीजें अकादमी में बनाई जाती हैं। यह जहाज उनमें से एक है। थेडियस उनके पीछे आ गया था और गर्व भरे स्वर में बोल रहा था। जून ने सख्ती दिखाई, लेकिन नोआ ने बस दूसरा सवाल पूछ लिया। ऐसा क्यों? मेरा मानना था कि एक बार जब आप अकादमी से स्नातक हो जाएंगे, तो आप शाही शहर में काम करेंगे। थेडियस मुस्कुराया। हम आधिकारिक तौर पर राजधानी में काम कर रहे हैं, लेकिन शोध के लिए सबसे अच्छा स्थान अकादमी ही है। हमारे आसपास बहुमूल्य सामग्री है और हमारे पास देश की सबसे अच्छी प्रतिभाएं हैं, तो हम कहीं और क्यों जाएंगे? नूह ने सिर हिलाया और उसकी निगाहें अभी भी एल्बास शहर का निरीक्षण कर रही थीं। बलवन हवेली की तुलना में यह एक अलग दुनिया लगती है। उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आने से रोक लिया। यह तो मेरी सोच से भी बेहतर है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।